बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आँखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस पर हम बात करेंगे कि गायनोकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको हमल के दौरान गायनी से रेलिवेंट और आपके नफ्सियात और दिमाग से रेलिवेंट जो इश्यूज़ होते हैं, इनको किस तरह टाइटल किया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या मूड स्विंगिंग होती हैं, क्या ऐसे हालात व वाक़यात होते हैं जहाँ पे जो है वो फैमिलीज़ को एक प्रेग्नेंट वोमेन के साथ उनके साथ उस तरह का कंप्रोमाइज़ करना चाहिए या उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए जो उसके हमल के लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्या उसको मेंटल इस तरह की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिस पे गायनोकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होते हैं या हमारी जो माहिर हमारी जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो किस तरह इस पेशेंट को लेके चलती हैं और क्या उनका स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए उनको क्या ऐसे टिप्स बताती हैं या क्या ऐसी मेडिकेशंस देती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है और उस दौरान में कौन सी ऐसी आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, किस मेडिकेशन की ज़रूरत होती है और किस तरह की डाइट को आपने फॉलो करना होता है और किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो आपको रिकमेंड की जाती है। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत को दावत दे रखी है। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सालिहा एजाज़, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और लेडी एचिसन हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज खिदमात जो है वो अंजाम दे रही हैं। और इसके अलावा प्राइवेट सेटअप पे भी डिफरेंट जगह पे डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं। जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या सोशल टूल्स को देखते हैं वो डॉक्टर साहबा के चेहरे से भी बखूबी वाकिफ़ होंगे और डॉक्टर साहबा के नाम से भी बखूबी वाकिफ़ होंगे। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहबा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। जब भी कोई गेस्ट मेरे स्टूडियो में होता है तो मेरा पहला सवाल उससे यही होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि हमारी जो गेस्ट हैं वो किस मुश्किलात, किस हर्डल्स और किस मेहनत के साथ यहाँ मैंने अपना MBBS जो है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया। ठीक। फिर उसके बाद FCPS गायनी किया और उसके बाद जो है मैं लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल से मैंने ट्रेनिंग की थी। फिर मैं एचिसन में अपनी खदमात देती रही हूँ। इसके अलावा डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर में भी दे रही हूँ। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, गायनोकोलॉजिस्ट बनने का जो शौक़ था ये आपको बचपन से था या किसी से आप जो इंस्पायर हुई या किसी ने आपको गाइड किया? डॉक्टर बनने का शौक़ तो बचपन से था, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट बनने का शौक़ मुझे हाउस जॉब में हुआ। ठीक है। मैं अपनी सीनियर्स को देखती थी और मुझे फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मुझे लगा कि एक फ़ीमेल के लिए ये बेस्ट चॉइस है कि वो एक फ़ीमेल को अच्छा ट्रीट कर सकती है और एक फ़ीमेल ही फ़ीमेल के साथ कंफर्टेबल हो सकती है। सो मुझे लगा कि मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहिए। ठीक है। हमने देखा है कि हम चूँकि मेडिकल फील्ड से हैं तो हमने देखा है कि गायनी की जितनी भी हमारी कॉलीग्स होती हैं उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन होता है। आप इतनी फ्रेश कैसे? आप सही कह रहे हैं, एंजाइटी तो बहुत होती है, स्ट्रेस भी बहुत होता है, लेकिन यह है कि अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं तो या फिर पेशेंट हेल्थ को अच्छा देख सकते हैं। क्योंकि गायनी की इमरजेंसी बड़ी टफ़ होती है। आपने मदर के साथ फीटस को भी देखना होता है, आपने 2 लाइफ्स को ट्रीट करना होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हो जाता है स्ट्रेसफुल। लेकिन मेरा ख्याल है सब ऐसे नहीं होते, आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने बात करनी है कि मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसके ऊपर लोगों की बेशुमार मिथ्स भी होती हैं और रियलिटीज़ में हमने उसको कन्वर्ट करने की कोशिश भी करनी। आपकी अपनी प्रैक्टिस के अंदर किस तरह की मिथ्स के साथ लोग रिपोर्ट होते हैं? जो प्रेगनेंसी मिथ्स हैं वो बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, उनके सोशल जो है मिथ्स वो कंटिन्यू रहते हैं।
कॉमन मिथ्स जो आते हैं ना, इसमें ये होता है कि अगर पेशेंट ने बहुत देर से कंसीव किया है, काफ़ी लंबे अरसे की इनफर्टिलिटी है सॉरी, तो वो जैसे ही कंसीव करेंगी, उसके जो बुज़ुर्ग हैं वो उसे कहेंगे जी अब आपने कोई काम नहीं करना, आपने बेड पे बैठ जाना है। तो ये एक कॉमन मिथ है कि अगर आपको कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एक्टिविटी के लिए, तो फिर आपने एक्टिव ही रहना होता है। इससे होता है कि आप एक तो हेल्थी रहते हैं, दूसरा वेट गेन भी उस तरह से नहीं होता, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कॉमन मिथ जो बहुत ज़्यादा है, उसमें यह है कि अगर आप 1 से 2 हो गए हैं तो आपने खाना भी 2 लोगों का खाना है। ठीक है, आपने जितना ज़्यादा आप खा सकते हैं आप खाएं, आपने ये नहीं देखना कि हेल्दी है नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा खाते रहो। तो इसमें होता है कि प्रेगनेंसी में आपने 2 लोगों का नहीं, बल्कि आपने 2 लोगों की न्यूट्रिशन लेनी है, यानी डाइट को इम्प्रूव करना है, अच्छी डाइट लेनी है। फिर देखने में आता है कि लोग मना करते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड ना कराएं, ज़्यादा रेडिएशंस हैं, बेबी को डैमेज हो सकता है। ऐसा नहीं है, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ है, इसमें रेडिएशंस नहीं होती हैं। फिर एक मिथ ये आता है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई मेडिकेशन आपको इंडिकेटेड है, चाहे सप्लीमेंट्स हैं या फिर आपको कोई इलनेस है जिसकी वजह से आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो लोग मना कर देते हैं कि आप प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन ना लो, ये बेबी को ट्रांसफ़र होगी और मसले आएंगे। प्रेगनेंसी में बहुत सारी मेडिकेशन सेफ़ होती हैं, और अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहा है या आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो वो सेफ़ है लेना, वो लेनी चाहिए। ठीक वो है, आपकी बेहतरी के लिए ही है। ठीक हो गया। यहाँ पे डॉक्टर साहब ये भी होता है कि जैसे हम ये पूछते हैं कि व्हाट आर द कॉमन गायनेकोलॉजिकल हेल्थ जो कंडीशंस होती हैं, उसमें लोग कंसर्न भी होते हैं। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या ऐसा कंसर्न होना चाहिए फैमिली को कि वो प्रेग्नेंट वुमेन के साथ हेल्प आउट करें? कॉमन हेल्थ कंसर्न जो प्रेगनेंसी में आते हैं ना, उसमें नोज़िया वॉमिटिंग सबसे टॉप पर आता है। इसके अलावा फिटीग, कॉन्स्टिपेशन और स्लीप डिस्टर्बेंसेस आती हैं, बैक के इश्यूज़ रहते हैं, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाना, डायबिटीज़, इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना, ये चीज़ें कॉमन हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे साथ, और जो फैमिली है उसको इन चीज़ों पर अगर पेशेंट या प्रेग्नेंट खातून कंप्लेंट करती है, बताती है और उसकी ये हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रही हैं चीज़ें, तो ज़रूर फैमिली को या पार्टनर को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और उसको कहना चाहिए, बल्कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, और डॉक्टर से आपको ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए इस मसले के लिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाज़ फीमेल्स जो है उनको बॉडी में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, या वो मोटी होना शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी जो है वो सूजना शुरू हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है? देखिए, कुछ तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी को स्वेल कर रहे हैं, बॉडी डीमा करते हैं, लेकिन ये साइन जो है इसको आपने एज इट इज़ नहीं लेना। अगर डेवलप हो भी रहा है तो डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की अलामत हो सकती हैं। आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आगे प्री क्लेम्शिया की स्टेट में जा सकता है। आपकी यूरिन में चर्बी आ रही होती है, प्रोटीन लेवल कम होता है, तो भी बॉडी स्वेलिंग हो सकती है। तो इस किस्म की अलामत अगर हैं तो ख़ुद से मत सोचें कि ये बस ऐसे ही है या फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, और ये प्रेगनेंसी में कॉमन है। लेकिन एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें और अपने ब्लड प्रेशर पे चेक रखें। ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने के मसाइल तो आम होते हैं, इनको कंट्रोल करने का आसान तरीका क्या होता है? पहले तो है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, तो पहले अपने ब्लड प्रेशर ऑप्टिमाइज़ करें, कंट्रोल करें, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन लें और फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। और अगर प्रेगनेंसी में आपको वही ब्लड प्रेशर कंटिन्यू है, तो आपने प्रेगनेंसी सेफ एंटी हाइपरटेंसिव पे आना है, यानी वो वाली मेडिसिन चेंज करनी है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। और अब बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी में आपको ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है, उसमें यह है कि अब आपको सिम्टम्स आ सकते हैं, यूजुअली 20 वीक्स के बाद डेवलप होता है। पेशेंट को सर दर्द होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, बॉडी स्वेलिंग डेवलप हो गई है, और पेशेंट जो है अक्सर कंप्लेन करता है कि अब मुझे बेचैनी है और ये मसले आ रहे हैं। तो फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक रखें, कम से कम दिन में 2 दफ़ा ज़रूर चेक रखें, और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो कुछ टेस्ट भी एडवाइस करते हैं उसको, और मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो कंट्रोल कर ले ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वज़न बढ़ना शुरू हो जाए तो उसके प्रेगनेंसी के ऊपर क्या असरात होते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में वेट गेन तो होना है, लेकिन हेल्दी वेट गेन होना है। ठीक। इसमें भी ये है कि अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं, आप जंक फूड नहीं खाते, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेते, एक्स्ट्रा शुगर्स नहीं लेते, तो आपका वेट उस तरह से नहीं बढ़ेगा। लेकिन वेट बढ़ना अच्छी डाइट से ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो सारी न्यूट्रिशन है आपके बेबी को जा रही है।
ठीक है। अगर तो आप ओबीज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा लिया है, तो उससे क्या होगा कि आपको एक्टिविटी, अपनी रूटीन की फ़िज़िकल एक्टिविटी में मसला होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आपको कोई दिल के मर्ज़, टांगों में खून जमना, ये वाले मसाइल आ सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। फिर ये हो सकता है कि अब आपके बेबी पे भी वो असरात आते हैं। अगर आपको शुगर डेवलप हो गई है तो फिर बेबी का साइज़ भी बढ़ सकता है। अगर ब्लड प्रेशर के अलामात हैं तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है, सी सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और फिर पोस्टपार्टम भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इन सब चीज़ों के साथ जो है आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्ट होती है। ऑब्वियसली जब आपको मेडिकल इलनेस आ रही हैं तो इमोशनली डिस्टर्बेंसेस भी आ रही हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो मेंटल इलनेस भी डेवलप हो सकती है। ठीक हो। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने मेंटल हेल्थ की और इलनेस की बात की, तो मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको पॉजिटिव रखना कितना ज़रूरी है? मेंटल हेल्थ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस प्रेगनेंसी में आती हैं। 10 to 20% ऑफ पेशेंट्स जो प्रेगनेंसी में एंटर होते हैं उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रेगनेंसी हार्मोन्स ही हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल बॉडी में ड्रामेटिकली इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स वगैरह आते हैं। लेकिन इनको कंट्रोल किया जा सकता है, पेशेंट को रीअश्योर किया जा सकता है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो इन चीज़ों से आप इसको कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट आपके साथ बेशुमार फैमिलीज अटैच होती हैं, जैसे कि हमारे साथ भी होती हैं। तो आप सास और बहू की जो लड़ाई होती है, इसको कंट्रोल करने का कोई बेहतरीन फार्मूला हो तो कैसे हो? सास और बहू की लड़ाई तो एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो एक तो अगर इस तरह का मसला आता है कि जी प्रेग्नेंट हो गई है और वो कोई काम नहीं कर रही, रेस्ट कर रही है, तो सास को मसला हो सकता है कि भाई हम लोगों ने भी तो बच्चे पैदा किए, जो कॉमन सुनने में आता है, तो ये क्यों नहीं कोई काम कर सकती। काम करना चाहिए, अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन आपको आपकी बॉडी सिग्नल दे रही होती है, ठीक है। तो दूसरे लोगों को भी समझना चाहिए कि अब वो एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जिसमें उसको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और ताकि वो एक सेहतमंद बेबी पैदा कर सके, उतना काम करे जितना उसके लिए ज़रूरी है, जितनी उसकी हेल्थ उसको इजाज़त देती है। अगर उसको काम करने से मसला आ रहा है तो बजाय कि आप उसको इस किस्म की बातें सुनाएं, आप उसको सपोर्ट करें, उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस में रहेगी तो उसका बेबी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इवेंचुअली उनको तो हेल्दी बेबी से कंसर्न है। अगर वो सोचें कि हमें एक हेल्थ बेबी चाहिए, तो फिर हेल्दी मदर का मेंटल स्ट्रेस ये लेवल कम करना बहुत ज़रूरी है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहब, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम स्लीप पैटर्न की बात करें तो एक फ़ीमेल को कितना सोना चाहिए? स्लीप अच्छी लेना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। वही बात कि मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी स्लीप बहुत ज़रूरी है। कम से कम हमें 7 से 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए प्रेगनेंसी में। और ये डीप स्लीप होनी चाहिए? डीप स्लीप होनी चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपना कैफ़ीन जो है इनटेक उसको कम करें, और अपना जो है स्क्रीन टाइम या टीवी टाइम जो है उसको कम करें, और स्ट्रेस लेवल ऑब्वियसली कम करें, हाइड्रेटेड रहें बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बैलेंस डाइट लें, तो फिर आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। ठीक हो। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देखते हैं कि ऐसी पेशेंट रिपोर्ट होती हैं क्लिनिकल ट्रायल में जिनको यूटीआई कॉमन हो जाता है। वो आती है कि मुझे जलन होती है, मुझे इसमें यूरिन में रुकावट आती है, तो इसकी क्या वजूहत होती है? देखिए, प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है। एक तो यूट्रस की ग्रोथ की वजह से प्रेशर पड़ता है यूरिनरी ब्लैडर पे, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी वैसे ही ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको बर्निंग के इश्यूज़ भी आ रहे हैं तो हम इसको समझते हैं कि इसमें यूरिन में इन्फेक्शन है। पेशेंट को हम यूरिन टेस्ट ज़रूर एडवाइस करते हैं एंटीबायोटिक्स से पहले, लेकिन अगर सिम्टम्स कुछ ज़्यादा हैं तो हम एंटीबायोटिक्स भी प्रोविजनली प्रोफाइलेक्टिकली प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यह है कि इसमें है, एक तो आपको अपनी इंटीमेट हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आपको अपनी जो क्लोथ्स हैं उसमें अगर टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नायलॉन के अंडरगारमेंट्स अवॉइड करने हैं, और पानी ज़्यादा पीना है। इससे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी यूटीआई इन्फेक्शन की, इसके साथ हमने देखा है कि ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ और गैस के मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में गैस की मसाइल, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है।
इसमें भी एक है कि आपकी गट की मोटिलिटी प्रेगनेंसी में स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के मसाइल आते हैं और इनडायरेक्टली वो फिर ब्लोटिंग गैस वाले मसाइल आते हैं। एसिडिटी, बर्निंग ये ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका यूट्रस ग्रो करता है तो आपका स्टमक जो है वो रोल होकर ऊपर जाता है और एसिडिटी, बर्निंग के इश्यूज आते हैं। इस तरह की कंडीशंस में ख़वातीन को चाहिए कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर तो उनके मसाइल हल नहीं हो रहे तो मेडिकेशन की तरफ आ सकती हैं, डॉक्टर को रुजू करें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसमें हमने ये भी देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पॉटिंग भी होती रहती है। ऐसी मरीज़ भी आती है, वो कहती है मुझे पहले महीने से 9वें महीने तक स्पॉटिंग ही होती रहती है, ब्लड के कतरे शतरे आते रहते हैं, तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? रूटीन में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की कंप्लेन के साथ आती हैं। अगर तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रही हैं तो थ्रेटन मिसकैरेज भी हो सकता है और लो लाइंग प्लेसेंटा भी हो सकता है। बाद वाले टाइम पे हमें देखना है कि स्पॉटिंग ये क्यों है। अगर तो ये लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें आपका ओवल जो है वो नीचे वाली साइड पे होती है, तो पेशेंट जो है स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की हिस्ट्री देता है। इसके अलावा और भी कंडीशंस हो सकती हैं। अगर पेशेंट को खुदा न खास्ता प्लेसेंटल सेपरेशन हो रही है तो पेशेंट ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन साथ में उसको पेन भी हो सकती है। इसके अलावा जो है पेशेंट अगर कोई एंटी क्लॉटिंग टैबलेट्स जैसे लोप्रिन वगैरह है तो भी पेशेंट हमारे पास ब्लीडिंग या स्पॉटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में हम पेशेंट को यही कहते हैं कि सबसे पहले जो है आप अपनी हिस्ट्री डिटेल में बताएं और इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, अल्ट्रासाउंड स्पेशली, और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर कर लें, बजाय कि आप सेल्फ मेडिकेशन करते रहें। और जो कंडीशन होती है उसके हिसाब से फिर पेशेंट को रीश्योर किया जाता है और उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक हो। डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नोज़िया, वॉमिटिंग ये तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ पेशेंट को इससे भी ज़्यादा होती है, यानी पूरे 9 महीने तक ही ये चलता रहता है सिस्टम। वो अगर इस प्रेगनेंसी को मेंटेन करें तो कैसे करें? नोज़िया वॉमिटिंग बहुत कॉमन कंप्लेन है प्रेगनेंसी में, और बहुत सारे पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आते हैं, लेकिन हम उनको रीअश्योर करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजरेगा तो आप बेहतर हो जाएंगी और बहुत से सेटल हो जाती हैं कंप्लेंट्स। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है और कुछ ऐसे हैं जिनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहती है। ऐसे पेशेंट्स को ना रीअश्योर करना, काउंसल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकेशन तो वो ले ही रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो उनको हम होममेड रेमेडीज़ होती हैं उनको कहा जाता है कि वो भी करें। जैसे आप स्कंजवीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, और इसके अलावा जो है आपने कोई ऐसी फैटी फूड ज़्यादा ना लें, बहुत ज़्यादा शुगर्स वाली फूड्स ना लें, तो उससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। पेशेंट को अगर ये रीअश्योर किया जाए कि आपकी हेल्थ जो है अच्छे और थोड़ा थोड़ा खाने से बेहतर रहेगी, और नोज़िया वॉमिटिंग अगर आप मेडिसिन से कंट्रोल कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। और ये कंडीशन जो है प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से हो रही है, जिससे कुछ फीमेल्स थ्रू आउट एक्सपीरियंस करती हैं। और अगर आपको ये रीअश्योर कराया जाए कि ये ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम है, तो पेशेंट समझ जाती है और प्रेगनेंसी अच्छी गुजर जाती है उसकी। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर सालेह एजाज हमारे साथ मौजूद होंगी और हम मज़े की गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूँ डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आज की हमारी जो महवे गुफ्तगू, हमारी कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सालेह एजाज। उनके साथ हम बात करेंगे कि सालेहा एजाज साहबा ने जिस तरह प्रेगनेंसी के हवाले से और मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू की, हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के इस दूसरे और आखिरी हिस्से के अंदर इन चीज़ों को मेंटल हेल्थ के साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस इनके क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं वो भी बात करेंगे, और जो आप लोगों के उठाए गए सवालात होते हैं उनकी भी अक्कासी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम स्पॉटिंग की बात कर रहे थे, फिर हमने नोज़िया वॉमिटिंग की बात की, अब हम बात ये करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तीन चीज़ें तो हम कॉमन देखते हैं कि मेंटल हेल्थ के साथ रेलिवेंट होती हैं। एक तो आपने बताया कि बॉडी में हार्मोनल चेंजिंग हो रही होती है, दूसरा ये होता है कि फैमिली जो है वो प्रेशर दे रही होती है कि आप काम नहीं कर रहे और ये नहीं हो रहा। मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेहतर कैसे की जा सकती है? देखिए, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है प्रेगनेंसी में, पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। रफली अगर देखा जाए तो 1 in 7 ये एक नेचुरल प्रोसीजर है? अगर ये थोड़े अरसे के लिए है, कभी कभी होता है, तो ये नेचुरल है, ये हार्मोन्स की वजह से।
लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहा है और एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं सिम्टम्स, तो फिर आपको इसको सीरियस लेना है। और इसमें जो है सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट को ये मसले आ रहे हैं और फैमिली ये समझती है कि ये प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ख़वातीन जो हंसती खेलती थी या सही काम कर रही थी, अचानक से उसमें उदासी आ रही है और ठीक। उसने काम पे ध्यान देना छोड़ दिया है, बात बात पे चिढ़ जाती है, रोने लग जाती है, खुश नहीं रह रही, तो ये चीज़ें परसिस्ट करी हैं तो इनको सीरियस लें। ये उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है और ठीक। पेशेंट डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। ठीक। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिप्रेशन का बच्चे के ऊपर क्या असरात होंगे? देखिए, अगर माँ को डिप्रेशन है या कोई भी मेंटल इलनेस आ रही है और उसको आप ट्रीट नहीं कर रहे, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसे पार्टनर सपोर्ट नहीं मिलती, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो पेशेंट को लगेगा कि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, होपलेस हो जाती है, उसको अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देती है कि मेरे साथ ये मसाइल आ रहे हैं। इस किस्म में उसको भूख नहीं लगेगी, खाना पीना उसका कम हो जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली बेबी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। बेबी का वेट जो है, बर्थ वेट, वो कम हो सकता है, टाइम से पहले डिलीवरी के चांसेस आ सकते हैं और सी सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। खून की कमी माँ के अंदर होगी तो बच्चे में भी वो सब डेफिशिएंसीज डेवलप हो जाएंगी। तो इसलिए फैमिली को एक प्रेग्नेंट खातून का ख्याल रखना ज़रूर चाहिए और अगर वो सिम्टम्स इस किस्म की प्रेजेंट कर रही है तो इसको आप सीरियस लें। ठीक हो। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देखते हैं कि अगर मेंटल हेल्थ के हवाले से या एनजाइटी और डिप्रेशन की अगर कोई दवाइयाँ ली जाएं तो उसके बच्चे की सेहत पे कुछ असरात हो सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने डिफरेंट चीज़ों से ट्रीट करना है। आप जैसे बात करें फैमिली सपोर्ट की, रीअश्योरेंस की, काउंसलिंग की, वो आती है। उसके बाद मेडिकेशन ज़रूरी है। मेडिकेशन प्रेगनेंसी में दी जाती हैं अगर तो ये चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं। बहुत सारी एंटी डिप्रेशन जो हैं प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं और प्रिस्क्राइब की जाती हैं और बेबी पे उनका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस आ जाती हैं कि हमें जो है देखना पड़ता है कि माँ की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो फिर हमें वो प्रिस्क्राइब करनी पड़ती हैं। लेकिन जनरली जो है बहुत सारी दवाएं जो हैं वो सेफ़ हैं और प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब की जाती हैं और बेबी हेल्दी पैदा हो जाते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल्स हैं वो अपनी स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वॉक, एक्सरसाइज इसको कंटिन्यू कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। अगर आपको कोई ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया एग्जांपल है इसकी, या फिर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है या कोई और मेडिकल इलनेस जिसमें आपको इस तरह की एक्टिविटी मना है, तो एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी बहुत अच्छी है और करनी भी चाहिए। इसमें आप डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज जैसे आप बता रहे हैं, स्विमिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं, आप कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। इससे आपकी हेल्थ बेहतर रहती है और जो है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक हो। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड थर्ड में मेडिकेशन चेंज करनी पड़ती है और समटाइम हम देखते हैं फोलिक एसिड का इस्तेमाल सेल्फ भी लोग शुरू कर देते हैं। इसका इस्तेमाल कब से कब करना चाहिए और आइडियल टाइम कौन सा है? फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जो है आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से तकरीबन आपको 2 मंथ्स बिफोर ये कर लेना चाहिए और ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है आपको ये लेना चाहिए फॉलिक एसिड, क्योंकि सोशल मीडिया अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको ऑलरेडी लेना शुरू कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिसको हम एडवाइस करते हैं तो पता चलता है कि जी वो ऑलरेडी ले रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि ऑलरेडी पेशेंट। और ये कब तक लेनी चाहिए? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक लेनी चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमें रिस्क है बेबी के डिफेक्ट्स का कि वो डेवलप हो जाएंगे। उसमें हम पेशेंट को थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी एडवाइस करते हैं हाई डोजेस में कि वो ले सकें। जैसे अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है, ऐसी कंडीशंस में हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो हाई डोज ऑफ फॉलिक एसिड थ्रू आउट प्रेगनेंसी लें। ठीक। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माइग्रेन के अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं और फीमेल्स कंप्लेन भी करती हैं, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? बहुत से पेन किलर्स जो हैं हम एडवाइस नहीं करते प्रेगनेंसी में। पैरास्टामोल सेफ़ है और रीअश्योरेंस वाली बात आ जाती है पेशेंट को। जो ऐसे सिम्टम्स हैं या ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से उसको माइग्रेन डेवलप हो रहा है, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और अगर हो भी गया है तो रेस्ट, अच्छी नींद और अच्छा ऑब्वियसली डाइट, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पेन किलर्स में आप पैनाडोल इस्तेमाल कर सकती हैं, उससे बेहतर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रीअश्योर करें पेशेंट को
ये टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगी। ठीक हो। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का डिप्रेशन और सेकंड ट्राइमेस्टर के डिप्रेशन में कोई फ़र्क होता है? फ़र्क तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिप्रेशन है तो आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो ये आगे जाके एग्रेसिव हो रहा है, बढ़ रहा है, मसाइल पैदा कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं मदर में और बेबी में। तो अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये मसाइल माँ के साथ नज़र आ रहे हैं तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर से रुजू करें फ़ौरन। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फोलिक एसिड और कैल्शियम और आयरन का इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। इनका फ़ायदा या नुकसान कैसे पता करें? ऐसा आप सही कह रहे हैं। पेशेंट को जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो सारे सप्लीमेंट्स एक साथ ले होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ना उनकी आयरन बढ़ती है और ना जो है उनको कोई दूसरी कैल्शियम का फ़ायदा हो रहा होता है। उसकी वजह ये है कि जो है आयरन के साथ आप कैल्शियम नहीं लेंगे, एब्जॉर्प्शंस के इश्यूज आ जाते हैं। इसलिए आयरन आपने डिफरेंट टाइम पे लेना है, कैल्शियम आपने डिफरेंट टाइम पे लेना है। आयरन और फॉलिक एसिड आप इकट्ठा भी ले सकते हैं। अगर आप अलहदा से डिफरेंट टाइमिंग के हिसाब से लेंगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और आपकी जो है वो सप्लीमेंट्स इफ़ेक्ट करेंगे बॉडी में। ठीक हो। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मल्टी विटामिन देने की ज़रूरत पड़ती है या आयरन लगाना पड़ता है? मल्टी वाइटामिन्स प्रेगनेंसी में रूटीन में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। पेशेंट नोज़िया वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं और उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, एब्जॉर्प्शन के मसाइल आ रहे होते हैं, तो ऐसी पेशेंट्स को हम सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो भी विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जिसमें B12, B9 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, वो भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। पेशेंट के अंदर मूड स्विंग्स आते हैं और स्ट्रेस के एलिमेंट आ रहे हैं तो इन चीज़ों से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि ये मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये जो आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मूड रेगुलेट करते हैं उसको बनाने में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसलिए हेल्पफुल होते हैं प्रेगनेंसी ठीक में। हो। डॉक्टर साहब, आयरन की कमी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या ये डाइट से पूरी हो सकती है या इसको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है या ब्लड लगवाना पड़ता है? देखिए, अगर आयरन की कमी हो गई है तो आपने फिर इसको ट्रीट करना है। ठीक है। ठीक है, और ये ट्राइमेस्टर वाइज डिफरेंट होता है। अगर अर्ली ट्राइमेस्टर में अगर हैं आप तो फिर हम इसको टैबलेट से डिपेंडिंग अपॉन कि आपका आयरन लेवल कितना है और आपको उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको जल्दी आयरन बढ़ाना है, सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली आयरन और आयरन की टैबलेट्स, इंजेक्टेबल आयरन फ़ौरन से आपको नहीं करेंगे, फिर ब्लड लगवाना पड़ सकता है। कुछ मेडिकली कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, आयरन लेवल अनीमिया हो रहा है, HB लेवल कम हो रहा है तो भी ब्लड लगाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं, आपको माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया है और आपके पास अभी टाइम है, तो फिर हम उनको ओरली और इंजेक्टेबल आयरन से ट्रीट करते हैं। फिर साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि ओरल आयरन अगर पेशेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, उसको इसके साथ मसाइल आते हैं, कुछ टेस्ट के मसाइल आते हैं, नोज़िया बढ़ जाता है या फिर कुछ लोगों को डायरिया स्टार्ट हो जाता है, फिर हम उन लोगों को भी इंजेक्टेबल आयरन प्रेफर किया जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, खून की कमी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर रहती है तो उसके बच्चे की सेहत पर क्या असरात होते हैं? खून की कमी की वजह से बेबी की जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, बेबी में एनीमिया डेवलप हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर माँ एनीमिक है, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो बेबी के अंदर भी ये मसला आएगा। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से टाइम से पहले डिलीवरी, सी सेक्शन का रिस्क, ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। और आफ्टर बर्थ भी ऑब्वियसली बेबी जो है वो आपका वीक होगा, उसको फिर कॉम्प्लिकेशंस और डेवलप हो सकती हैं, इन्फेक्शन रिस्क बढ़ जाते हैं। ठीक हो। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल अपनी ब्लड प्रोफाइल बनवाना चाहे, कोई टेस्ट करवाना चाहे, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके लिए ज़रूरी होते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हम बुकिंग पे सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें CBC लेवल है। CBC में हम उसके HB देखते हैं, TLC काउंट, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें देखते हैं। RBC इंडिसेस पे गौर किया जाता है। फिर आते हैं आपकी यूरिन कंप्लीट, उसमें हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, इन्फेक्शंस, प्रोटीन्स वगैरह देखी जाती हैं। ब्लड शुगर लेवल स्पेशली फास्टिंग कराए जाते हैं और इसके अलावा स्क्रीनिंग जिसमें हेपेटाइटिस B, C और HIV स्क्रीनिंग कराई जाती है। और फिर हम करवाते हैं ब्लड ग्रुपिंग और इसके अलावा डेटिंग अल्ट्रासाउंड, जिस पे हम इनिशियली देखते हैं कि बेबी किस तरह का है, ठीक है, हार्ट बीट ठीक है या नहीं है।
फिर ट्राइमेस्टर वाइज कुछ टेस्ट ऐड होते हैं और ग्रोथ स्कैन्स कराए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया है तो उसके हिसाब से फिर उसकी मज़ीद प्रोफाइल कराए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी ऐसी वैक्सीनेशन होती है जो एक फ़ीमेल को करवानी चाहिए? जो रूटीन में वैक्सीनेशन हम कहते हैं उनको, वो 7th और 8th मंथ में टेटनस टॉक्साइड है, वो एडवाइस करते हैं कि वो आपने लगाना है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का स्टेटस ज़रूर हम देख लेते हैं। अगर उसने पहले नहीं कराई तो वो भी हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो करा लें। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, अगर टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड की बात करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो किस किस तरह के अल्ट्रासाउंड कराने पड़ते हैं? रूटीन में अल्ट्रासाउंड जो है हम ट्राइमेस्टर वाइज 3 to 4 ही एडवाइस करते हैं। शुरू में डेटिंग स्कैन होता है, फिर 20 वीक्स पे एनमली स्कैन एडवाइस करते हैं और फिर ग्रोथ स्कैन्स होते हैं। वो 1 से 2 या डिपेंडिंग अपॉन प्रेगनेंसी जो है वो हम करते हैं। लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही हैं जैसे ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है या डायबिटिक मदर है, लाइकर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत कब पड़ती है? कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बेसिकली हमने कराना होता है अगर तो पेशेंट को हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में है या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है या फिर 1 से 2 मेडिकल इलनेस साथ हैं। कुछ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हमारे पास डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों के साथ। इसके अलावा क्रॉनिक एनीमियाज में भी कराना पड़ जाता है ताकि हम देखें कि बेबी की हेल्थ कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और हमें मतलब डिलीवरी में वो हेल्प करते हैं। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, अगर टीवीएस अल्ट्रासाउंड जो होता है इसको प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, या उससे पहले ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है ज़रूरत पड़ सकती है उसकी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बाकी में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड काफ़ी होता है। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है आप टीवीएस करा लें, जब आपने डेटिंग स्कैन कराना है, जब आपने देखना है कि बेबी की हार्ट बीट जो है वो आई है कि नहीं है और प्रेगनेंसी इंटैक्ट है, यूट्रस में है, तो इन चीज़ों को देखने के लिए हम टीवीएस कराते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है आखिरी, इसके दौरान में क्या ऐसी मोटी मोटी चीज़ें जो एक फ़ीमेल जो है वो अपनी नज़र में रखे और अपनी आने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाए? थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सोच में होती है, प्लान कर रही होती है कि मेरे साथ अब वो लेबर के बारे में सोच रही होती है कि अब मैंने बेबी को डिलीवर करना है, अब किस तरह से पेन्स होंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम पे आपने स्ट्रेस लेवल कम करना है। आपके साथ फैमिली पार्टनर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। रीअश्योर करना है कि एक प्रोसेस है, आपने इससे गुजरना है, आप उसको पहले से ट्रेन कर सकते हैं। एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट उसको बता सकती है कि कौन से काम हैं जो आपकी लेबर में हेल्प कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ आपने हाइड्रेटेड रहना है, नींद अच्छी लेनी है और अच्छा सोचना है। ये भी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत हेल्प करती है जो आपके स्ट्रेस लेवल को भी डाउन करती है। डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल डिलीवरी से पहले स्टीरॉयड इंजेक्शन भी देते हैं समटाइम्स, जिसको कुछ लोग कहते हैं जिनको डेक्सा इंजेक्शन और फलां देना पड़ता है, तो उसकी बेसिक वजह क्या होती है और उसका फ़ायदा क्या? अच्छा, ये डेक्सा के इंजेक्शंस हर एक को नहीं दिए जाते। जिस पेशेंट में हमें प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क होता है या उसकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी होती है कि वो टाइम से पहले डिलीवर हो जाती है, तो बेसिकली इंजेक्शंस जो हैं ये बेबी की लंग मैच्योरिटी के लिए दिए जाते हैं कि अगर वो टाइम से पहले डिलीवर हो जाएगी तो उसकी बेबी की जो है लंग हेल्थ बेहतर हो सके और उसको नर्सरी में रखने के चांसेस कम हो। तो ये बेहतर होता है कि वो तब हम उसको देते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत और आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जब स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती है, बेशुमार सवाल थे जो आपसे और किए जा सकते थे, लेकिन हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। हमारे पास आखिरी 2 मिनट है, उसमें डॉक्टर सालिहा एजाज़ का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? सबसे ज़रूरी पैगाम मेरा ये है कि हर ख़ातून, हर माँ जो है रिस्पेक्ट और केयर डिमांड करती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही उसका ख्याल रखा जाए। बिफ़ोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी उसकी मेंटल हेल्थ, फ़िज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखना ज़रूरी है फैमिली को और उसके पार्टनर को। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब आप एंटीनेटल विजिट्स के लिए आते हैं तो हस्बैंड ज़रूर साथ आएँ और मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड्स आते भी हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उसमें ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी फ़ीमेल को क्या क्या मसाइल हैं, किस मसाइल से वो गुजर रही है और आप उसको किस तरह से सपोर्ट रखते हैं। उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसकी मेडिसिन का ख्याल रखें,
और बाकी ये है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से या अपनी डॉक्टर से विज़िट ज़रूर कर लें। अगर आपकी कोई ऐसी इलनेस है जिसको आपने प्रेगनेंसी से पहले ऑप्टिमाइज़ करना है, जैसे ब्लड प्रेशर है या फिर शुगर है, तो उसको कंट्रोल करके प्रेगनेंसी प्लान करें। और रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स जो हैं वो ज़रूर करें ताकि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो, और अगर हो भी जाएँ तो अच्छे से मैनेज हो जाएँ। मेरा सबको ये पैगाम है कि माँ किसी भी जो हालत में रिस्पेक्टेबल है, और आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और पार्टनर का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी जो है उसको रिस्पेक्ट दें और उसकी केयर करें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ इनके सामने रखें ताकि आप लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें आसानी पैदा की जा सके। हमारे इस प्रोग्राम की खूबी ये है कि हम बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं, कुछ ऐसी बातें नहीं करते कि जिससे हमें कोई फेम मिले और पब्लिक को जो है वो उसका नुकसान हो। हम कोशिश करते हैं कि हर गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस की जाए, रियलिटी के बेस की जाए। तो हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है ये फ़ैसला आपका होगा। मुझे डॉक्टर सालेहा इजाज़ और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।